Unacademy. मैंने भी यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखा है। आई वॉज वेरी नॉन सीरियस, बट उस एग्ज़ाम में एक खास बात है कि उस एग्ज़ाम में कहते हैं ना कि आप बस बैठ जाओ एक बार ना, तो आप एक बेहतर इंसान बन के निकल जाओगे। ठीक है। सो यूपीएससी मेरा जर्नी ये था, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि 12 में मैंने अपनी नौकरी छोड़ी जब, तो देर वॉज नो वे टू कन्विंस माई पेरेंट्स वाई आई एम लीविंग द जॉब। तो मैंने बोला कि यूपीएससी करूंगा, यूपी का हूं, तो वो खुश हो गए। दे बिकम हैप्पी कि लड़का यूपीएससी करना चाह रहा है, तो वो खुश थे कि बहुत अच्छा, आओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दिल्ली में सिर्फ इसलिए आया था कि मुझे फिगर आउट करना था कि मुझे करना क्या है। देन आई हैड टू बाई सम बुक्स, कि वो घर आएंगे तो मैं दिखाऊंगा क्या, किताब भी होनी चाहिए। तो एनसीईआरटीज खरीद ली मैंने, लक्ष्मीकांत खरीद ली, कुछ किताबें भी घर में हो गई। अब किताबें हो गई तो मन किया पढ़ भी लेते हैं, खाली थे। सो मैं उस समय इतना खाली था कि मैं स्टार प्लस पे सास बहू के सीरियल देख रहा था, और मजे भी बहुत आ रहे थे। मतलब आई लव्ड इट। मतलब आज भी मैं कई सारी क्लिप्स, अभी कल ही कोई क्लिप मुझे मिली है इंस्टाग्राम पे, वो कोई सीरियल का क्लिप है, मुझे उसको देख के बड़ा मजा आया। मुझे इंडियन डेली सॉप्स बहुत अच्छे लगते हैं, दिमाग नहीं लगाना है और एक अलग मजा है उसका। तो अभी मुझे लगता है जब मैं जिंदगी में खाली होऊंगा तो मैं वही सीरियल बैठ के देखूंगा। बट एनीवे 6 महीने जब मैंने देखे तो मेरे को लगा यार जिंदगी कहाँ ऐसे जाएगी। वो मैं सास की तरह सोचने लगा। दिमाग मेरा वैसे चलने लगा पूरा। तो मैंने कहा आप कुछ बदलना पड़ेगा। एंड देन फिर मैंने एनसीईआरटीज पढ़ना शुरू किया। खाली था उस टाइम पे, सोच रहा था मुझे करना क्या है, बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन उस टाइम पे कोई जानता ही नहीं था। तो मैं फिगर आउट कर रहा था कि मुझे क्या ऐसा करना है जो बड़ा हो सकता है फ्यूचर में। तो मैंने थोड़ा एनसीईआरटीज और थोड़ा लक्ष्मीकांत ऐसे फन के लिए पढ़ना शुरू कर दिया और मुझे अच्छा लगने लगा। तो इंटरेस्ट बेस्ड मैंने यूपीएससी के लिए थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ली कि फॉर्म तो भरना ही है, घर वालों को दिखाना है। और मेरा टारगेट था कि मुझे प्री निकालना है बस, बिकॉज वंस यू क्लियर प्री, घर वालों को लगता है बच्चा मेहनत कर रहा है। मेंस में फेल होना तो इज्जत की बात है, नो बडी माइंड सेट। द ओनली प्रॉब्लम हैपेंड कि जो पहला अटेम्प्ट था, मैं इतना नॉन सीरियस था कि मैंने ना रिविजन किया ना कुछ किया, गया बैठा और फेल हो गया पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी में। तो घर वालों को डाउट हुआ कि ये कुछ तो गड़बड़ है। मेरे ऊपर मॉनिटरिंग बढ़ गई और कि कर क्या रहा है, थोड़ा नज़र रखी जाने लगी मेरे ऊपर। तो मैंने समझाया कि अब मार्क्स यूपीएससी देता नहीं था कि हाउ मच यू गॉट, वो 1 साल बाद बताते हैं नंबर कितने हैं। और मैं भी ओवर कॉन्फिडेंट था कि मेरा हो जाएगा, नहीं हुआ तो झटका भी लगा थोड़ा। तो जब नेक्स्ट अटेम्प्ट आया तो तब तक मैं ये एप्ट्रिक सी क्लासेस की पूरी प्लानिंग वगैरह मेरी हो चुकी थी। मैं उस पर काम भी शुरू कर चुका था थियोरेटिकली कि कैसे करना है, ऑनलाइन पढ़ाना है। पढ़ तब भी नहीं रहा था, बट देन एग्जाम के 1 महीने पहले आई डिड द रिवीजन की अगली बार प्री निकले, बिकॉज आई नीड टाइम। तो उस साल प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ था, यूपीएससी 14 में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया। एंड मेंस में बैठा। मेंस में मुझे कुछ नहीं आता था, लिटरली मैंने अपना ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस, मैंने एक दिन भी नहीं पढ़ा था। सुब्रह के नोट्स मंगाए थे, पढ़े नहीं थे। तो ये था मेंस छोड़ दूं क्या, फिर लगा कि दे देते हैं। ठीक है। तो छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। तो मैं मेट्रो से गाजियाबाद से जाता था, और क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम कई दिन चलता है, मतलब आपको हाथ में दर्द होने लगता है लिखते लिखते, ऐसी हालत होती है। तो एक दिन एग्जाम पे गए और तो आपको पता चल जाता है कि गाजियाबाद से कितने लोग जा रहे हैं। ठीक है। तो एक लड़की और थी वहां पर साथ में, वो भी एग्जाम मेंस का दे रही थी, करोल बाग में सेंटर था हमारा। तो नेक्स्ट डे ये हो गया कि साथ में आने जाने लगे हम। तो उसने बोला तुम्हारा ऑप्शनल क्या है। तो मैंने कहा मैं तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को कुछ पता नहीं, कुछ पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं कहा तुम्हारा क्या है। तो उसने कहा पॉलिटिकल साइंस। तो मैंने अपना ऑप्शनल ही बदल दिया बताने के लिए। मैंने कहा लड़की के सामने इंप्रेशन क्यों खराब हो। तो मैंने ऊट पटांग ऑप्शनल अपना बता दिया, फिलॉसफी। ठीक है, कि क्या ही पूछेगी फिलॉसफी में। फिर हुआ कि जिस दिन मेंस का एग्जाम था, मेरा पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, एक ही कमरे में दोनों लोग। क्योंकि जीएस में सब अलग अलग बिठाते हैं, मेंस में चूंकि ऑप्शनल के साथ एक साथ बिठाते हैं। दिसंबर का महीना था, हुडी थी मेरे पास, जैसे मैंने उसको घुसते हुए देखा, ऐसे मैंने उसको नीचे किया और ऐसे बैठ गया। और एग्जाम जैसे खत्म हुआ, मैं वहां से भगा सीधे कि आज तो मिलना ही नहीं है। ठीक है। तो ऐसा दिया एग्जाम हो, बट उस एग्जाम ने ना बहुत सिखाया मुझे। बहुत नॉन सीरियस था, मैंने कोई चीज खत्म नहीं करी, ना हिस्ट्री खत्म करी कभी, ना कुछ। बट सिर्फ उस एग्जाम को देने से मेरी लाइफ में ऐसा पर्सपेक्टिव आ गया कि मुझे हर चीज पढ़ना आ गया, मुझे हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल गया। इकोनॉमी समझ गया थोड़ी कि क्या होता है, सीआरआर क्या है। एक एनालिसिस डेवलप हो गई उस एग्जाम को देके। और देन आई स्टार्टेड एग्जामो। आई थिंक दिसंबर में प्रीलिम्स खत्म हुआ है, उसके नेक्स्ट डे फॉर्मली मैंने इस काम को शुरू कर दिया मीन्स के बाद। कि मुझे अब मुझे पता था होना तो है नहीं, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। काम शुरू कर दिया। फिर जून में आई थिंक रिजल्ट आता है यूपीएससी का, जब तो वो मार्क्स निकालते हैं। देन आई वाज जस्ट 32 मार्क्स शॉर्ट ऑफ इंटरव्यू कॉल। और मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कैसे हुआ। जब मार्क्स आए तो
तो जो मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस, आई स्कोर्ड ओनली 32 मार्क्स इन पेपर 1 आउट ऑफ 250, बट पेपर 2 आई डोंट नो हाउ आई गॉट 148 आउट ऑफ 250। IR में थोड़ा इंटरेस्ट था मेरा। तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ उन लोगों को जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं और यूपीएससी देना चाहते हैं, यूपीएससी के बारे में भी बड़ी भ्रांतियां हैं, ठीक है। मैं एक ऐसा एस्पिरेंट था जो एस्पिरेंट था ही नहीं, बट मेंस में अगर उन्होंने मुझे नंबर दिया, ऑलमोस्ट हर पेपर में मुझे मार्क्स मिले, एक्सेप्ट जो पेपर 1 था पॉलिटिकल साइंस का, मुझे आता नहीं था, पढ़ा नहीं कभी, वो प्लाटो और अरस्तु पता नहीं क्या क्या था उसमें। एंड देन इकोनॉमी का एक पेपर था, उसमें आई गॉट 49 इन जीएस पेपर, बट रेस्ट ऑफ द पेपर आई हैड गुड मार्क्स। ऐसे में 122 मिले। तो यूपीएससी में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग नेचुरल फिट होते हैं, एंड यू डू नॉट नो कि वो नेचुरल फिट आप हो या नहीं हो। तो दो यूपीएससी एक बार, नॉट टू गेट सेलेक्टेड। मैंने अंकिता को भी ये बोला जब हमारे RWT में थे, वी वर डिस्कसिंग कि आप यूपीएससी दो। मैं ये चाहता हूं ना कि आप यूपीएससी थोड़ा दिन पढ़ो जरूर, भले ही सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ो या ना पढ़ो, ठीक है। वो आपको एक ऐसा इंसान बना देगा लाइफ में जिसके पास बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स। जब आप एक आर्गुमेंट करोगे ना, तो उस आर्गुमेंट में आपके पास कुछ वैलिड पॉइंट्स होंगे। जैसे मेरा रिएक्शन इश्यूज को लेके वैसा नहीं होता जैसा किसी आम जनता का होता है, ठीक है, बिकॉज मुझे कुछ पहलूस पता है, थोड़ी बहुत सोशियोलॉजी पढ़ ली, थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ ली। तो और आपको नहीं पता कि आप यूपीएससी के लिए कितना फिट हो, तो आप डरिए मत कि लेट्स से यूपीएससी, कई लोगों के लिए एसएससी मुश्किल है, यूपीएससी आसान है। मैं बता रहा हूँ ये चीज, यू डोंट नो कि आप नेचुरल फिट वहां हो सकता है। तो मेंस का एग्जाम जो होता है थोड़ा अलग एग्जाम है यूपीएससी का, और अगर आपकी राइटिंग स्किल थोड़ा ठीक ठाक है, मैं लिखता थोड़ा अच्छा हूँ, तो उसका थोड़ा एडवांटेज मुझे मिला था। खैर मैंने आगे कभी यूपीएससी नहीं दिया क्योंकि मुझे आईएएस नहीं बनना था, मेरे गोल्स थोड़े डिफरेंट थे। ये कहानी मैं इसलिए सबको सुनाता हूँ कि जिसका सपना यूपीएससी है और वो ये डर रहा है कि शायद मैं कैपेबल नहीं हूँ, ये पूरी गलत बात है। आप जब वो एग्जाम दोगे तभी आपको समझ में आएगा कि शायद आप उसके लिए नेचुरल फिट हो, आपको पता नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा लोग पहले अटेम्प्ट में कई बार निकल जाते हैं, हमें लगता है इनका कैसे हो गया, वो नेचुरल फिट है शायद, है ना। तो एग्जाम दे के सीखो, और ये एग्जाम सिखाता है आपको, लाइफ सिखाता है। मतलब मेरा जीके इतना खराब था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे लगता था सिंगापुर भी इंडिया में है, बिकॉज हर पुर इंडिया में है, बहराइच मतलब बलरामपुर, प्रयागपुर, जयपुर, ये मेरा जीके था। बट उस एग्जाम ने जो नॉन सीरियस प्रिपरेशन भी थी ना, उसने बहुत सिखा दिया मुझे लाइफ में, ठीक है। तो जो भी यूपीएससी देना चाहते हैं, एसएससी वाले क्वालिफाइड बच्चे भी, अंजना आप भी दो, ठीक है, दे दो एक बार एग्जाम, ठीक है। आप बताइए आप। और एक बार और ऐसी मोटिवेशन मिली, हाँ, आप लोग जानते होंगे 2018 बैच के टॉपर थे IIM यूपीएससी का, तो ऐसे एक सेमिनार हो रहा था, तो हम अटेंड करने गए थे। तो मतलब एक मोटिवेशन रहता था, एग्जाम क्लियर करो आप, फिर आप भी कहीं पहुंचो। तो यहाँ आ जाने का भी मोटिवेशन वही था कि जाके मतलब एक ऐसा फील आता है कि आप भी जाके अपनी जो सक्सेस जर्नी होती है वो लोगों को बताओ। एंड बाकी जो एक बार सिलेबस होता है, मेरे हिसाब से आप उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करो, किसी भी एग्जाम की तरफ जाओ, उनका सिलेबस अच्छे से स्टडी करो, और एक टारगेट बेस की डेली टारगेट सेट करा कि आज मेरे को ये करना है। तो मैथ्स का, जीएस का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जो भी, और जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है उसको थोड़ा कम टाइम भी दे सकते हो। जो आपका वीक जोन है उस पर, जैसे मेरा जीएस वीक था तो आई वाज ट्राइंग टू उधर उस पर थोड़ा ध्यान दें। मैथ्स वगैरह मेरी बढ़िया थे, रीजनिंग बढ़िया थी, और इंग्लिश का भी एरर रहता है, मतलब लाइक जो वोकैब वगैरह होते हैं वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उसको आप जितना एडअप करते जाओगे वो इनहांस होगा, और करंट अफेयर वगैरह अपडेट करते रहोगे। बाकी खुद पे ट्रस्ट रखोगे, एंड अगर खुद आपके अंदर वो रहेगा कि मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, इस पर कोई दूसरा नहीं है। और दूसरा, डिमोटिवेशन से आप जितना दूर रहोगे वो ज़्यादा बेनिफिट, टाइम वेस्ट नहीं होता। जैसे कई बार क्या होता है कि हम इंस्टा वगैरह पे लगे रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, फिर 2-3 घंटा वेस्ट कर दिया, फिर खुद ही रियलाइज होता है यार पढ़ लेते तो वो एक बढ़िया होता। तो वो सबके साथ होते रहता है, एंड अब अपने आप को जितना ज़्यादा इनहांस करते रहोगे डेली बाई डेली, तो वो फिर एडअप होते जाएगा, और एक दिन आपको वो रिजल्ट के रूप में दिखेगा। थैंक यू। और सर के प्लेटफॉर्म से मैंने सुपर मूव्स देता था, वो फ्री रहता था, तो वो मैं संडे को देते रहता था। तो अभी पैसे दे देना बाहर जाते समय, ठीक। अब तो सैलरी आ रही होगी ना? नहीं, अभी सर ज्वाइनिंग मतलब मिनिस्ट्री एलोकेशन ज्वाइनिंग के बाद दोगे, ठीक है। चलिए ठीक है। देखिए, मोटिवेशन के बारे में मेरा एक छोटा सा शब्द है। मुझे लगता है कि ये इल्यूजनरी स्टेट्स क्रिएट की गई हैं लोगों के अंदर, दैट यू नीड मोटिवेशन। बचपन में ना हमें पता होता है कि मोटिवेशन नाम का कोई शब्द होता है, हम खुश रहते हैं। आगे ना ये शब्द बन जाते हैं ज़िंदगी में कि मोटिवेशन है, डिमोटिवेशन है। द ओनली थिंग इज़ दैट कि जो टास्क है वो करो, ठीक है। आपको कोई ऐसा स्टेट ऑफ माइंड नहीं होता है जिसमें आपके ऊपर कोई टैग लगा होता है कि आप आज मोटिवेटेड हो, आप नहीं हो।
ज़िंदगी में हर तरह के इमोशंस ज़रूरी हैं, आई थिंक, है ना, ठीक है, काम करते रहो बस। तो मैं तो कभी नहीं सोचता हूँ कि मैं आज मोटिवेटेड हूँ या नहीं हूँ, ये परिभाषा ही नहीं है मेरी, डेफिनेशन नहीं है, कभी दिमाग में भी नहीं आता है। तो ये है कि ये काम करना है तो ये काम कर लेते हैं, वही आप कर भी सकते हो। तो ज़्यादा ये सब चीज़ें मत दिमाग में लाओ कि मेरे दिमाग का कोई ऐसा स्टेट होगा तब हम पढ़ेंगे। आपको जो आज पढ़ना है वो पढ़िए, जैसा भी महसूस हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेक रेगुलर ब्रेक्स, बट मोस्ट ऑफ द डेज आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। अंजना, सो अंजना के साथ हमारा स्पेशल कनेक्शन है, शी हैज़ बीन पार्ट ऑफ एग्जामो ऑल्सो, और अभी ये मिनिस्ट्री CSS में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। तो इन्होंने रामोविट टॉपर्स के लिए भी हमारे साथ काम किया है, जैसे युवराज का टाइटल इन्होंने बनाया। सो ये हमारी टीम का पार्ट भी रहे हैं, तो स्पेशल है काफ़ी अंजना हमारे साथ। योगा इनको बहुत अच्छा आता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक फिटनेस ट्रेनर को काफ़ी पैसे दे दिए, बाद में मुझे पता लगा अंजना को योगा आता है, मैं इन्हीं को पैसे दे देता। ठीक, कोई बात नहीं सर, उससे वापस लेके भेज दे देना। ठीक है, डन डन। हेलो एवरीवन, आई एम अंजना कौशल, ASM CSS। सर मिनिस्ट्री आपने गलत बता दी। अच्छा, तो आप बता दो। मिनिस्ट्री इज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। Okay. आई हैव बीन पार्ट ऑफ एग्जाम फॉर सुपरमॉक्स एंड मैंने 22 CJ 22 भी अटेंड किया था। एंड मैंने जो कंटेंट क्रिएट किया था, मैं अच्छा, शी हैज़ बीन डूइंग द इंग्लिश कंटेंट क्रिएशन आल्सो फॉर सुपरमॉक्स। तो सुपरमॉक्स जो बच्चे देते हैं यूट्यूब पे भी जो देख रहे हैं, तो ये उनके पीछे के चेहरे हैं। इवन युवराज हमारी टीम में रहे हैं सुपरमॉक्स के। तो आप देख सकते हो कि ये लोग आगे चल के एग्ज़ाम भी निकालते हैं, क्योंकि कंटेंट एक ऐसा काम है ना जो आपकी तैयारी को डिस्टर्ब नहीं करता है ना, आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो कंटेंट। जी जी। तो वो कंटेंट क्रिएट करने से मुझे हेल्प हुई थी। मेरे इंग्लिश में 135 आउट ऑफ 135 आए थे CGL 22 में। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ टिप्स दे सकती हूँ, क्योंकि दैट इज़ माई फोटे। फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरमॉक्स अटेम्प्ट करो, एंड उसमें एक फीडबैक रहता है कि थोड़ा सा टफ रहता है सुपरमॉक्स। एक्चुअली इस चीज़ को आप लोग पॉजिटिवली ले सकते हो, क्योंकि ईजी क्वेश्चन तो हर जगह मिल रहे हैं। सुपरमॉक्स में इंग्लिश की अगर बात करें तो कभी कभी न्यू वोकैबुलरी आपको मिल जाती है जो कहीं नहीं पढ़ी होती, बट उसका ये फायदा है कि कभी कभी एक आधा क्वेश्चन भी तो न्यू आता है ना पेपर में, तो उसका बेनिफिट हो सकता है। एक आधे नंबर से ही आपको पता है दिल्ली से राजस्थान गुजरात भी जाना पड़ सकता है आपको। तो आप मतलब एक तो यही है कि मॉक्स अच्छे से दीजिए, और मेरे क्वेश्चंस मिले तो उनको सेव कर लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश एक्चुअली। उसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, PQRS, वोकैबुलरी, रूल्स सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो डेली हाफ आवर कम से कम अगर आप रीडिंग को देंगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा। मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को सिर्फ यही रेकमेंड किया कि रीडिंग करो, उससे उनको वोकैबुलरी रिवाइज हो जाती है। उनको ये लगता है कल ये वोकैबुलरी बुक में पढ़ी थी और आज मतलब न्यूज़पेपर में आ गई, तो कनेक्शन बन जाता है। तो आप ये कर सकते हैं। एंड रूल्स भी दिख जाते हैं कि अच्छा वन ऑफ द बाद ये आएगा, और वो सब कुछ रीडिंग करके सब कुछ पूरा ओवरऑल इंग्लिश मतलब कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है, वो पूरा ही समझ आ जाता है फिर। एंड सेकेंडली थर्डली क्विज़ेस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो मिक्स्ड क्विज़ेस होती हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है। उसमें चुन चुन के ना अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं जो 5-10 मिनट की क्विज़ेस होती हैं, उसमें भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए। और अगर मल्टीपल रिवीजन इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि रिवीजन करोगे तो फिर भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है। तो रिवाइज करते रहना। एंड बस इतना ही इंग्लिश के लिए काफ़ी रहेगा। थैंक यू। Thank you Anjana for coming. So रजत, जो अगला रेमोविट टॉपर्स आने वाला है एपिसोड वो रजत है, ठीक है। तो थोड़ा डिलेड हो गया रजत, है ना, ठीक है, माफ़ करिएगा। बट अंकिता का कल आ चुका है, आपका अगला संडे को आ रहा है, ठीक है। सो रजत अभी ASO इन CSS हैं, ज्वाइनिंग इनकी हो गई है, और ये हमारे बैचेस में थे। आई थिंक मैथ्स के सारे बैचेस इन्होंने लिए थे एग्ज़ामों में, प्रैक्टिस बैचेस, फाउंडेशन बैचेस, और बाकी ये आपको बताएंगे। बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा हंसते रहते हैं। एक समय मैंने कहीं सुना था किताब में कि हमेशा स्माइल करो, तो मैंने कोशिश करी तो मुंह दर्द होने लगा। तो मुझे लगा यार कुछ लोगों को नेचुरल स्माइल होता है, वो ठीक है, हमें नहीं है। रजत उनमें से, इनकी स्माइल नेचुरल है, ठीक है। सो अच्छा लगता है ऐसे लोगों को देखे जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और ये बताएंगे आपको आगे की बातें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजत कुमार है और मैं ASO CSS 2022 में सेलेक्टेड हूँ। और मैं यहाँ थोड़ी देर दूर से ही आया हूँ आपके पास में लंच में से भाग के इधर, तो बताना मत किसी को कि आया हुआ है यहाँ पे।
और मोटिवेशन के लिए आप सब यहाँ आए हैं। तो मेरी मोटिवेशन का सिर्फ एक ही सोर्स था, वो सर के संडे चर्चा के एपिसोड्स होते थे और मैं उसको डिलीजेंटली फॉलो करता था। और जब मेरा इंटरव्यू हुआ, सर को मैंने कहा भी था मैं उसको कंटिन्यू कीजिए आप। मैं मेरी फैमिली पूरा सब बैठ के देखते थे उसको कि हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डेली हर संडे को दिखते हैं। तो आप सबको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि वो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बताते हैं सर उस चीज़ में, तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपको भी बहुत हेल्प होगी जैसे मुझे हुई थी। और 10th फेब को लास्ट ईयर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, 2021 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और प्री से पहले मेरे पास बहुत कम टाइम था लास्ट टाइम प्रिपरेशन करने के लिए, अराउंड 2.5 मंथ्स थे मेरे पास में। तो अगर मैं कन्वेंशनल तरीकों से चलता और ये सोचता कि मैं अभी सिलेबस पूरा करूंगा और सारी चीज़ें करूंगा तब जाके मैं कुछ करूंगा, तो मेरा कुछ हो ही नहीं पाता। बट मैं उसमें भी लास्ट में रह गया, फाइनल लिस्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था 2021 में, बट 2022 में सिलेक्शन हुआ और ड्रीम पोस्ट मुझे मिली। तो मैं आप सबको यही एडवाइस करना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट में बताई जाएंगी कि ये करना इंपॉर्टेंट है, वो करना इंपॉर्टेंट है, ये तो ऐसा सोर्स है जो सब करते ही हैं, ये नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी प्रिपरेशन है, आपको देखना है, अपना दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने दिमाग से अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट सोचते हो और उसको अप्लाई कैसे करते हो। आपका एक मेट्रिक होना चाहिए कि इससे मैं अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकूं, वो इंपॉर्टेंट है। और आपकी खुद की स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें आप इस वजह से करोगे कि और लोग भी कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं होती, और उस चीज़ के चक्कर में हम बहुत सारा टाइम खराब कर देते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि आप जब अगर सब टाइम वेस्ट कर ही रहे हैं, सब 3 साल लगा ही रहे हैं, तो आप भी 3 साल लगाओ। वो चीज़ें बहुत जल्दी की जा सकती हैं। और अगर आप और बिल्कुल माइन्यूटली, और आप हमेशा अपने साथ में पेन और पेपर रखो, जो भी आप सोच रहे हो उसे लिखो। मैंने एक जगह पढ़ा था कि थिंकिंग माइंड इज ऑलवेज क्लियरर देन दी राइटिंग माइंड इज ऑलवेज क्लियरर देन दी थिंकिंग माइंड। वो बहुत जरूरी है, वो मेरे दिमाग में हमेशा से बैठ गई थी। तो किसी भी चीज़ को जब भी आप सोच रहे हो तो उसको लिख के देखो, उससे बहुत एक अलग कनेक्शन बनता है आपके माइंड में और आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत क्लियरली सोच पाओगे। तो ये मैं आप सबको एडवाइस देना चाहूँगा। और तो ये सभी टॉपर्स जितने भी बैठे हैं, कुछ ना कुछ इनकी सबकी स्ट्रैटेजीज में से मैंने उठाया हुआ है और वो मुझे बहुत काम आया है। तो और इनकी प्रिपरेशन भी बहुत जनों की मुझसे ज़्यादा होगी, तो पढ़ाई के बारे में वो बेटर बता पाएंगे, बट जो ये मेरी बात थी वो मैंने आपको बता दी। थैंक यू। सो रजत शो में आए थे माता जी के साथ। इनकी माता जी ने बोला कि रैमो विद टॉपर्स के सब एपिसोड उन्होंने देखे हैं और वो इनको स्ट्रैटेजी बताती थी देख देख के कि देखो अवंतिका ने ऐसे किया था तो ऐसे करना, सुचिता ने ऐसे किया था ऐसे करना। सो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि मतलब जब पेरेंट्स भी इस तरह से इन्वॉल्व हों तो बच्चा कैसे सेलेक्ट नहीं होगा। जब फैमिली में ही वो एटमॉस्फेयर बन जाए अगर कि भाई एक वो एटमॉस्फेयर ही पूरा कि सब बात ही उसकी कर रहे हैं, तो वो अलग ही मज़ा आ जाता है तैयारी में। तो रजत बहुत लकी है कि इनके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं और मुझे बहुत मज़ा आया मिलके आपकी माता जी से। ठीक है, तो चलिए रजत आराम से सीट लीजिए, फिर बात करते हैं अभी। ठीक है, अंकिता जी आइए। सो अंकिता का एपिसोड किसने किसने देख लिया अभी? कल पब्लिश हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है रैमो विद टॉपर्स का एपिसोड कल आ चुका है, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सो अंकिता बोलिए जी। इन्हें ये जब शो में आई तो उसमें मुझे एसएससी के ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स का पता लगा जो मैं कभी सुना ही नहीं था। हिडन डिपार्टमेंट्स, मतलब पता नहीं कौन कौन सी मिनिस्ट्री, पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट्स। सो ये उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो हम लोग यूजुअली नहीं सुनते हैं बट हैं एसएससी में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता सारस्वत और मेरी जर्नी जो है सीजीएल की काफ़ी लंबी रही है। मैंने 2018 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी एंड 18 वाला जो मेरा अटैम्प्ट था वो फर्स्ट अटैम्प्ट था। सेकेंड अटैम्प्ट मेरा 2019 में था, उसके थ्रू मुझे सीजे अकाउंटेंट की पोस्ट मिली थी। तो मुझे उस जॉब के बारे में भी आइडिया है कि सीजे अकाउंटेंट जो है, अगर कोई आप में से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आई फील आपके लिए सीजे अकाउंटेंट बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि इसके अंदर आपका वर्कलोड काफ़ी कम रहता है एंड आपको मतलब आप अच्छे से टाइम मैनेज कर सकते हैं। और फिर 2020 वाला जो जो अटेम्प्ट था मेरा, उसके अंदर मुझे आई गॉट ICGS असिस्टेंट, दैट वाज एट लेवल 6। मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। ICGS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड। हाँ ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड में मुझे असिस्टेंट की पोस्ट मिली थी, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और मेरे पेरेंट्स भी यहीं रहते हैं, तो मुझे दिल्ली वाली ही पोस्ट चाहिए थी। एंड ये जो पोस्टिंग थी ये ट्रांसफरेबल जॉब है। अगर आप में से किसी को मतलब लेना हो, ऑप्ट करना हो, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। प्लस इसमें कुछ पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि आपको डिफेंस का कार्ड मिल जाता है, तो आप कैंटीन वाली फैसिलिटी आपको मिल जाती है।
तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के लिए तो आप ये वाली पोस्ट आप चूज़ कर सकते हैं। एंड देन मैंने 21 मेरा मिस हो गया था। 22 में मुझे ASO CSS मिला है और मैं अभी फ़िलहाल मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में काम कर रही हूँ। तो मैं ये बोलूँगी ये जो मेरी मिनिस्ट्री है मैंने बहुत ज़्यादा वर्क करके चूज़ करी थी। मैंने डिफेंस के बारे में भी पढ़ा था। डिफेंस में एक्चुअली फ़ोन अलाउड नहीं है, वैसे काफ़ी पावरफुल मिनिस्ट्री मानी जाती है, काफ़ी मतलब आपको टोल डिफेंस में फ़ोन अलाउड नहीं है? कैसे मैनेज करते हो आप लोग? अच्छा, छोटा वाला, ये वाला? हाँ, तो अगर आपको चल जाएगा स्मार्टफोन नहीं यूज़ ये करना पॉइंट तो सही। तो आप चूज़ कर सकते हैं। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे अपना फ़ोन चाहिए होता है, तो मैंने इस वजह से चूज़ नहीं करी थी। देन DOPT आता है, उसके अंदर ये भी काफ़ी पावरफुल मिनिस्ट्री है। अगर आप देखें आपके कनेक्शंस अच्छे बन जाते हैं, आप IAS ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र्स करते हैं तो आपके कनेक्शंस अच्छे बनेंगे, बट काम बहुत ज़्यादा होता है तो आपको एक्स्ट्रा सेटिंग आपकी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आता है जो कि आप सबने सुना होगा। उसमें भी एक्चुअली काम और वर्किंग आपकी बहुत ज़्यादा सेटिंग, बहुत लेट सेटिंग की है एंड काफ़ी आपको फोकस होकर काम करना पड़ेगा। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली मिनिस्ट्री है ये। तो इसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके साथ आपके कनेक्शंस अच्छे बनेंगे, आपका जो कार्ड है उसको रिगार्ड किया जाएगा, प्लस बहुत सारी चीज़ों में आपके कार्ड्स के बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। जैसे कि मैं गई थी हिमाचल माता रानी के जो दर्शन होते हैं वहाँ करने, तो काफ़ी लंबी लंबी लाइन्स थी। तो जो मेरा कार्ड था एक्चुअली वो कार्ड यहाँ वर्क किया क्योंकि यूजुअली जो हमारे को कार्ड मिलता है उसमें होम अफेयर्स लिखा होता है। यस। तो हमने वो कार्ड जो था वो मैंने अपनी पॉकेट में डाल दिया, तो उन्हें अकाउंटेंट नहीं दिखा, ना मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म उन्हें दिखा, उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिख रहा था। तो वो थोड़ा रिगार्ड कर लेते हैं और थोड़ा जल्दी आपको एंट्री मिल जाती है कहीं पर भी आप जाते हैं तो एक ये बेनिफिट होता है आपको ऑब्वियसली। एंड जैसे पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम के अंडर काफ़ी PSUs आते हैं। मेरा मेन रीज़न यही था इस मिनिस्ट्री को चूज़ करने का कि पेट्रोलियम में काफ़ी आपका ONGC हो गया, गेल हो गया एंड मल्टीपल और भी सारे PSUs हैं वो आते हैं, तो आपके टूर्स बहुत अच्छे लगते हैं, प्लस ऑब्वियसली आपके कनेक्शंस अच्छे बन जाते हैं PSUs के साथ। तो अगर आपको CSS मिलता है तो आप प्लीज़ अपनी पूरी अच्छे से रिसर्च करना अबाउट द मिनिस्ट्रीज एंड उसको वाइजली चूज़ करना, क्योंकि 6-7 साल आपकी मिनिस्ट्री चेंज नहीं होती है, तो वो आप सोच समझ के चूज़ करिएगा। बाकी सब ने आपको बता ही दिया है कैसे स्टार्ट, मतलब कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मोस्टली टॉपर्स आपको बता चुके हैं। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, मैंने लेवल 3 से स्टार्ट करी थी अपनी जॉब, जो कि टेक्निकल असिस्टेंट नाम का था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में। वहाँ मुझे लगता था कि मेरा कैलिबर पूरा फुली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, कभी कभार मुझे वहाँ फ़ोटो कॉपी करने के लिए बोल देते थे। तो आई फील मैंने अपना MPPMT भी निकाला हुआ है, तो मेरे पापा मुझे हमेशा यही बोलते थे कि डॉक्टर की पोस्ट जो होती है वो लेवल 10 की होती है और आप कहाँ लेवल 3 की नौकरी कर रहे हैं। तो मुझे वो थोड़ा लगता था, फिर मैंने आई वर्क हार्ड और उसके बाद मैंने मल्टीपल एग्जाम्स क्रैक करे। तो आई फील आपको अपना कैलिबर पता होना चाहिए और आपको कहीं रुकना नहीं है। लोग बोलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालो, तो आई फील आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करना चाहिए, बट कई बार आपकी सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे कि आपका पहले अटेम्प्ट में पेपर नहीं निकल पाएगा। जैसा मेरा जब सेकेंड अटेम्प्ट था तब मुझे कोविड हो गया, तो मैं इतना परफॉर्म नहीं कर पाई थी। 20 में मेरी रैंक भी अच्छी आई, बट मुझे मेरी प्रेफर्ड लोकेशन और प्रेफर्ड पोस्ट नहीं मिली क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम थी। तो आई फील आपको अपने गोल की तरफ वर्क करना चाहिए और जब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक आपकी ड्रीम पोस्ट और ड्रीम लोकेशन आपको ना मिल जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकिल, थैंक यू सो मच। आइए जी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विजय कुमार है और मुझे CGL 2022 से ASO कैट पद मिला है बेंगलुरु बेंच में। तो मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मेरा प्री क्लियर हो गया था और मेंस में मैं रह गया था। और इस बार सर मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और इंग्लिश में सर मेरे 135 में से 131 नंबर। अरे वाह, तालियां। तो देखिए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना बताना चाहूँगा। मैं यूपी के एक बड़े छोटे से गाँव से आया हूँ और शुरू में तो जब कहाँ से हो आप यूपी में? थोड़ा यूपी बताइए। में बागपत जिले के जिवाड़ा गांव से मैं हूँ जी। और जब शुरू में स्कूल में हमारी पढ़ाई हुई तो बड़ा वहाँ पे अच्छी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी और ऐसे हालात में इंग्लिश पे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे जब आपके पास कोई रिसोर्सेज ना हो।
तो जो भी किया एंड में ये चीज़ मैंने तय कर ली कि जैसा भी होगा इसको मैं अपना सबसे मजबूत सब्जेक्ट करके दिखाऊंगा। और end में- एक एग्जांपल देता हूँ। इंग्लिश देखिए, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनका कमज़ोर रहता है। मेरे साथ भी ये था, हिंदी मीडियम पढ़ा 12th तक, 6th क्लास में ABCD सीखी हमने। अंग्रेजी में कुछ नहीं आता था। मुझे याद है कि मैं जब कॉलेज में प्लेसमेंट चल रहे थे तो ये था कि स्पीकिंग कोर्स करना पड़ेगा। तो मैं गया, कानपुर में कोचिंग थी स्पीकिंग कोर्स करने। तो मुझे लगा ये लोग स्पीकिंग सिखाएंगे कुछ। उन्होंने पहले दिन उस दिन बोले आज की तारीख ये है, किसका किसका बर्थडे, खड़े हो जाओ। तो उस दिन मेरा बर्थडे था तो मैं खड़ा हो गया। एक लड़की का भी बर्थडे था, वो भी खड़ी हो गई। दोनों को स्टेज पे बुला लिया, बोले बोलो इंग्लिश बोलो। मैंने कहा वही तो सीखने आए हैं, वो आता होता तो यहाँ क्यों आते, कैसे बोले इंग्लिश। तो बोले नहीं बोलना है। तो मेरे मुंह से वही शब्द निकले, आई लव यू। सच में कुछ नहीं आता था, मैं क्या बोलूं, मुझे इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आते थे। थोड़ी वार्निंग मिली, मैंने भी कोचिंग अगले दिन से छोड़ दी कि भाई यहाँ से मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता हूँ। तो काफ़ी चैलेंजिंग है जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश में इम्प्रूव करना। बट आई थिंक ये टेस्टिमनी आपके सामने, मैं भी उसमें से एक हूँ। आज ना मुझे स्पीकिंग में इशू है, ना मुझे राइटिंग में इशू है, ना मुझे इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने पहले कैट एग्जाम में इंग्लिश में नेगेटिव मार्क्स आए थे और वही मेरे दिमाग में ऐसा चढ़ गया कि यार इसको सुधारना है, एंड देन इट टुक टाइम एंड इट इम्प्रूव। तो वही ये समझा रहे हैं आपको कि जो बच्चे ये कहते हैं ना कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के आया हूँ और मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं हो रही है, तो सामने 131 नंबर इंग्लिश में, 135 में बहुत बड़ी बात है। इवन मैथ्स में बड़ी बात होती है, इंग्लिश में तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर आप एक सवाल आपका बस गलत हो रहा है, इट्स कमेंडेबल, एक बार तालियां हो जानी चाहिए। दोस्तों मैं एक ही मैसेज आपको देना चाहूँगा कि कभी भी लाइफ में हालातों का आप बहाना मत लीजिएगा कि ये आज ये हालात है और इस वजह से मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर पाने में या क्लियर कर पाने में सक्षम नहीं हो पाया। देखिए हालात तभी बदलेंगे जब आप मेहनत करेंगे। मैंने मेहनत करी, पहले अटैम्प्ट में भले ही मेरा ना हुआ लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में हो गया और आज हालात बदल गए बहुत। तो आप भी ऐसे ही करते रहिए और आपके भी हालात एक दिन बदल जाएंगे। ठीक है, और आप सोसाइटी में आप देखिए कि एक बार आपकी गवर्नमेंट जो लग जाए तो सोसाइटी में क्या रिस्पेक्ट होती है। पहले जो लोग ताने मार रहे थे या आपका खून चूसने वाले बहुत होंगे रिश्तेदार पड़ोसी, आज वही पलकों पे बिठा रहे हैं। और वो लिटरली सर मुझे तो ऐसा बोला गया कि हमें तो पहले ही पता था तुम बनोगे। बचपन से जानते थे हम। बचपन से पता था। और पहले वो मेरे पापा को कह रहे थे कि वो तो ऐसे ही धक्के खाएगा पूरी लाइफ। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है और आप इन सब चीज़ों को ना इग्नोर करो, बेस्ट तो यही है। और एक दिन जब आप बन जाओगे तो सबके विचार ऑटोमेटिकली आपके प्रति बदल जाएंगे। तो थैंक यू सर। तैयारी कैसे करी आपने? सर ऑफलाइन मोड में जो कोचिंग है वहाँ पे तो जाने में मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ क्योंकि पहले से सर थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का व्यक्ति रहा हूँ। लेकिन ऑनलाइन मोड में सर मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ और वैसे ही सर मैंने अपनी करी कोचिंग। तो आपसे जो है आपके चैनल पे जो इंटरव्यू थे टॉपर्स के आप करते हो वो मैं देखता था और सुचेता को भी मैंने वहीं देखा था। सॉरी आपके इंटरव्यू को देखा। तो वहाँ से बड़ा मोटिवेशन मिला। पापा लोग नहीं कहते हैं कई बार कि ऐसे करोगे तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। विजुलाइज कर लिया करो थोड़ा कि सच में हो जाएगा, क्या करेंगे पैसे के लिए, फिर आगे पीछे लोगों के भटकना है। मैं अपने फैमिली में बता रहा हूँ, मैं जहाँ से आता हूँ ज़्यादा कुछ लोग करते नहीं है, खेती बाड़ी ही करते हैं सब लोग। नौकरी वोकरी तो किसी की लगती नहीं, क्योंकि कोई मेहनत ही नहीं करता, वो थॉट ही नहीं है कि कुछ करना है। मैं कोई सुप्रीमली टैलेंटेड नहीं था, बट थोड़ा सा डायरेक्शन मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, कर ले गया। अब मैं जब वापस जाके उनकी लाइफ देखता हूँ ना, तो मुझे समझ में आता है कि मैं इसी ज़िंदगी से बचना चाह रहा था। मेरा विजुअलाइजेशन यही था कि मुझे ये ज़िंदगी नहीं जीनी है। तो अपने से 10 साल बड़े लोगों की ज़िंदगी देखो, अपने गांव में देखो, जो आपसे 10 साल बड़े हैं, 15 साल बड़े हैं, और तुम ये डिसाइड कर लो कि ये ज़िंदगी मेरे को नहीं जीनी है, क्योंकि आपको सच में वो ज़िंदगी नहीं जीनी होगी। जीनी है क्या? तो डरो ना फिर भविष्य से, बाहर निकलो वहाँ से। आप अपने टाइम को ऐसे बर्बाद मत करिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी ऐसे ही आती है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, उसको देख के रखो कि यही करना है मुझे।